को सीधे प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। सजीव प्रस्तुति के तत्पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस 136वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षोपदेश देने के निमित्त श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे बीच में अपनी तेजोमय, अपनी आभामय और अपनी दीप्तिमय उपस्थिति से हमें अलंकृत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का विद्वत मंडल, जिसमें विद्या परिषद और कार्य परिषद के सदस्य हैं, आपके सम्मुख उपस्थित हैं। यह जो हमारा कार्यक्रम है, आप सभी का विद्वत मंडल की उपस्थिति के तत्पश्चात विद्वत मंच विश्वविद्यालय कुलाधिपति श्री आशीष कुमार चौहान जी उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय सम्मानित माननीय कुलपति प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव आपका स्वागत हमारे मुकेश वो फर्स्ट फ्रेम में आ गया। समूह विश्वविद्यालय
कला संकाय से बीए की छात्रा आंचल त्रिपाठी। विज्ञान संकाय से बीएससी की छात्रा मणि रश्मि। वाणिज्य संकाय से बीकॉम के छात्र शुभम कुमार यादव। बेटियां सशक्त हो रही है, बेटों को भी मेहनत करनी है। विधि संकाय से बीए एलएलबी ऑनर्स ऋतिका सिंह। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर कुमार विश्वास से निवेदन करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर कुमार विश्वास। ताकि हम आप विश्व में राम राज्य द्वारा सुशासन की अभूतपूर्व अवधारणा प्रस्तुत करने वाले महाराज भरत की वेशभूषा में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपुर पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के ज्ञान दीपों में से एक प्रमुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री चौहान जी, इस परिसर को अपनी मेधा और अपने मातृवत संस्कार से क्रांति से शांतिपूर्ण प्रयोग की तरफ ले आए कुलपति आदरणीय डॉक्टर संगीता जी, मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के दोनों मंत्री और मेरे आत्मीय मित्र श्री स्वतंत्र देव जी, भाई नंदी जी और समग्र बैठे हुए इस क्षेत्र के महनीय नागरिकगण और भारत के भविष्य को संकल्पना देने वाले मेरे साथी छात्रगण छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं जिनको सम्मान मिला है और जिन्होंने पदक प्राप्त किया है उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से उल्लेखनीय ये था कि 9 सम्मान में से 8 बच्चियां थीं। एक ही युवक आ पाया, क्योंकि मैं अपने राजनीतिक मित्रों से कह रहा था कि लड़कों को तो तुम समाजवादी यूनियन पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में ले गए, तो लड़के तो बचे कहाँ। बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि इसी शहर की गलियों से अपनी चिंतना का प्रारंभिक स्वरूप बढ़ते हुए मैंने मां भारती की हिंदी की सेवा का जो संकल्प लिया और कालांतर में भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आध्यात्मिक चेतना के प्रसरण के लिए जो यत्किंचित में कर सका, वो इसी परिसर से, इसी क्षेत्र से उसकी दीप्ति मेरे अंदर आलोकित हुई। मैं उस पूरी गुरु परंपरा का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक अध्यापक के घर में पैदा हुए एक सामान्य से विज्ञान के विद्यार्थी को मेधा के प्रति इतना सजग बनाया कि आज इतना महनीय परिसर मुझ जैसे एक सामान्य कवि का सम्मान कर रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें एक समय, चाहे वह प्रशासन का हो, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक प्रतिनिधित्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन समय की गति होती है और जैसे कि यहां के कुलपति जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया
क्या कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बात का चिंतन किया कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या हम समय के उस प्रवाह के साथी बन पाए? क्योंकि कालचक्र तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, उसकी गति तो निरंतर चलती रहेगी। और अगर हम उस गति से 10 कदम आगे बढ़ करके चलते हैं तो समाज, देश और दुनिया हम सब का अनुसरण करती है। और अगर हम उससे पीछे हैं तो हमें पिछलग्गू होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी गति को समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उसको अपना अनुसरण करने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर उसको पिछलग्गू बनकर के अपने को पिछड़ा घोषित करना है। और कहीं ना कहीं इसी द्वंद्व का शिकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं अवश्य बना होगा। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों और झंझावतों के बीच भी इस विश्वविद्यालय ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज फिर से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की अंतः वेदना को महसूस किया है और फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने की जो तड़प है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पुरातन गौरव को अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यहां पे कुछ बातें देख रहा था जब यहां पे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति दीक्षांत उपदेश दे रहे थे। मित्रों, जब हम लोग दीक्षांत उपदेश की चर्चा करते हैं तो केवल दीक्षा का अंत नहीं है, एक नूतन शुरुआत होती है। और ये नूतन शुरुआत एक नए जीवन में प्रवेश करने की, और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है, इसका मतलब ही है ज्ञान में रत रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी, और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मान प्रमद सत्यान प्रमादितव्यम धर्मान प्रमितव्यम कुशलान परमितव्यम भूतेन प्रमितव्यम। यानी इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव
ये तैत्तिरीय उपनिषद का वह दीक्षांत उपदेश है जो हमारे गुरुकुलों में आज से नहीं हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता था।